हाँ जी, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में और चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन वी स्ट्रेच दी वायर। ओके, अरे क्लियर। चलो एक सवाल और छोटा सा, इधर ध्यान से। ये क्यूबॉइड है, दो बार इसको मैंने ड्रॉ किया। एक बार इसको कनेक्ट किया हमने ऐसे, ये वाला फेस और ये वाला फेस, फेस 1 और फेस 2 पे कनेक्ट किया। एक बार हमने फेस 3 और फेस 4 पे कनेक्ट किया। दोनों ही केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर हमें दे रखी है। तो बताओ दोनों केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा। पहले केस में रेजिस्टेंस मान लिया R1 है, दूसरे केस में R2 है। आपको निकालना है रेशो ऑफ R1 बाई R2। हाँ, बोलो क्या 2:1 आएगा क्या? हाँ जी बोलो। R1 क्या होगा हमारा, पहले हम R1 निकालते हैं, रो। अब जब ऐसे कनेक्ट किया तो लेंथ हमारी ये हो गई, तो लेंथ हो गई 12 और फेस एरिया हमारा ये वाला हो गया। बोल क्या आया, L स्क्वायर। ये हुआ L स्क्वायर। कितना आ गया रेजिस्टेंस, बोल कितना, अरे बोल। रो और 2/L, बोल क्या यही बना क्या। अब सेकंड केस में R2 निकाला, R2 क्या होना चाहिए, रो। अब की बार लेंथ हमारी कितनी हो गई बेटा, L, और फेस एरिया हमारा कितना हो गया, 4L स्क्वायर। कैसे हो गया जरा बताओ, 2L स्क्वायर हुआ। ठीक है, क्या बन गया ये, रो और 1 रह गया ऊपर और नीचे कितना आ गया बेटा, 12। ओके क्लियर। अब रेशो निकाल दिया हमने किसका, ये रेशो। बोल क्या आया रेशो, हाँ 1:1 कैसे आया जरा ये भी बता दे। 4:1 आएगा। कब सीखेगी तू मैथमेटिक्स सही ढंग से करना। मैथ्स में गलती की है, मेरे को पता है। इसमें नीचे L स्क्वायर, ये देख लेंथ क्या है तेरी, यहां से यहीं तो करंट फ्लो करेगा। ये कितनी है, L, और फेस एरिया तेरा ये आपकी बात। हाँ, क्यों आएगा, इस फेस एरिया को बता। ये 12 है, ये L है। ठीक है, कहां से आएगा 4L। ठीक है, क्यूबॉइड का फेस एरिया निकालना नहीं आता। ये है क्यूबॉइड, ये लेंथ 2L है। ठीक है, ये लेंथ L है। ठीक है, ओके क्लियर। और ये लेंथ भी क्या है, L है।
जब ये फेस एरिया लिखूंगा तो L इंटू एल, और ये फेस एरिया लिखूंगा तो 2L इंटू एल। ठीक है, आ गई बात समझ में? बोल। ये एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ है 4R, और खोखला है, इनर रेडियस है R, आउटर रेडियस है कितनी? 2R। इसको हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। बता रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टिविटी हमको वही दे रखी है, रो। ठीक तो है, हॉलो है, R तक खाली है, और फिर आउटर रेडियस 2R। ये मटेरियल है बेसिकली, ले। हम्म, कितना बेटा? बोल बेटा। 4 रो बाई 5R, ये। चल और बोलो। 4 रो अपॉन 3 पाई R, और बोलो। 'अबे यार, तुम करो मत, मैं बताऊं नहीं। ठीक है, खड़े ही रहे यहीं पर, ठीक है, 12 क्लास पूरी हो जाए। रेजिस्टेंस निकालना है, पूरे में से नहीं, इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसे कनेक्ट कर रखा है दोनों एंड्स पर। 2 रो बाई, चल एक और ऑप्शन आ गया, 2 रो बाई 5R। और बोलो कोई और सुंदर सा आंसर। 4 रो बाई 5R। हेलो, ये तो लिखा हुआ है। रो बाई, रो बाई 4 पाई R। हाँ, और बोलो। 3 रो बाई 5R स्क्वायर। 3। ओहो, इतने सारे आंसर, और बोल कोई। करोगे क्या? इधर से इधर करंट फ्लो हो रही है, लेंथ कितनी है? लिखा भाई रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए रो इंटू लेंथ, कितनी बेटा? 4R। एरिया जिसमें से करंट जा रही है, हवा में से जाएगी करंट? नहीं जाएगी। तो हमें मेटल का एरिया चाहिए, कितना है वो एरिया? आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस कर दो। कर। आउटर एरिया क्या होगा? क्या होगा? पाए इंटू 2R का स्क्वायर माइनस पाए इंटू R का स्क्वायर, ये होगा। क्या होगा बोल? 3 पाई R स्क्वायर। तो क्या आ गया? R से R मर गया, क्या आ गया आंसर? एरिया निकालने नहीं आते, 2R - R का होल स्क्वायर कर दिया। ऐसा एरिया निकालना किसने सिखाया आज? ठीक है, किसने सिखाया ये एरिया निकालना, कि ऐसे निकलता है एरिया में? ठीक है, पता किसने सिखाया, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तुम ये अगर एरिया नहीं निकाल पाए तो जो एक्चुअल सवाल है ना, जो एक्चुअल जेई वालों के लिए क्वेश्चन है, वो तो तुम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तुम ये एरिया नहीं निकाल सकते कि यार, ये तो अपन ने कई बार किया हुआ, अपन ने खुद ने किया हुआ कि यार ये एरिया निकालते हैं तो पूरे में से इसको माइनस कर दे, ये नहीं है हमारे पास एरिया। कैसे भी करती, मैथमेटिक्स में तो एक ही चीज आती है, तू कैसे भी कर ले। आ गई क्या बात समझ में? चल, अब देख, मैं नहीं करा रहा, ये एक सवाल ट्राई करना, मैथमेटिक्स वाले बायो वाले छोड़ सकते हैं।
ये एक सिलेंडर है जो कि बेसिकली क्या है, ऐसा है, यहां रेडियस आर है, हाँ, यहां रेडियस इसकी 2r है, और इसकी ये जो लेंथ है सीधी सीधी ये एल है, रेजिस्टिविटी रो है। बता रेजिस्टेंस क्या होगा। कनेक्ट किया इसको वैसे ही एक एंड और एक एंड पर। हाँ, अब इंटीग्रेशन लगा। सर अब तेरा एरिया बदलता जा रहा है, तो बदलता जा रहा है, तो इंटीग्रेशन के बिना तो नहीं हो सकता, ये बात तो तय है ना। क्लियर। तो सर वो वहां से, अब वो तेरी इच्छा है, कहां से करेगा, तेरे को सही करना है, कर कोशिश। मैथ्स वालों को तो पर्टिकुलरली करना चाहिए, बायो वालों को मैं फिर भी एक बार को छोड़ सकता हूँ, हालांकि हमारे बायो वाले भी पिछली बार इसको उड़ा दिया था उन्होंने। तो नीचे वालों का इंटीग्रेशन हमने नहीं सीखा क्या। अब नीचे आती है कोई चीज तो इंटीग्रेशन नहीं होता क्या, उसका होता है, उसका भी। इट्स नॉट अ जोक कि इतनी जल्दी आ जाए, प्रॉपर टाइप इंटीग्रेशन होगा। क्यों भाई रुवांशु, पता है ना अपने को कैसे होगा। आजू बोल। एल बाई ए क्या है, व्हाट इज, ठीक है, ऐसे तो अपन कह सकते हैं एक्स वेयर एक्स इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आंसर इज एक्स वेयर एक्स इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बोल। 3 पाई r स्क्वायर, ये मे बी पॉसिबल, पर आई एम नॉट श्योर कि क्या आंसर आएगा। 3 पाई r स्क्वायर शायद नहीं आए, हो सकता, लिख देता हूँ, ले क्या बोलो, क्या क्या आंसर आए। इनटू, और बोल। जाना नहीं चाहिए, लिमिट लग जाएगी तो एलएन में तो नहीं जाना चाहिए। 3 रो, हाँ, 7, अब बता क्या करना है। r³ ले किधर, ध्यान से सोच, इससे x डिस्टेंस पर तू एक छोटा सा एलिमेंट मानेगा, कितने का, dx का। ये डिस्टेंस कितनी है, x, ये कितना है, dx। ओके क्लियर। मान लिया यहां पर इसकी रेडियस स्मॉल आर है, क्या है बेटा, स्मॉल। अब इसके इसको इग्नोर कर देंगे, इसको सीधा मानेंगे, ठीक है, एक डिस्क जैसा हो गया। सबसे पहले तू इसका रेजिस्टेंस लिख, बोल क्या होगा, बोल इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इस छोटी सी डिस्क का रेजिस्टेंस लिख, क्या होगा, डी आर। अगर हम उसका रेजिस्टेंस बोले तो डी आर होना चाहिए रो, dx इसकी लेंथ है, अपॉन कितना बेटा, पाई r स्क्वायर। क्लियर बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस, इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि ऐसी छोटी 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 डिस्क से बना हुआ है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाना चाहिए, बोल, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा, रो
dx अपॉन पाई आर स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी तेरी? बोल कहां से कहां तक लिमिट? जीरो से एल। ठीक है बेटा, जीरो से एल आपकी लिमिट हो गई। बिल्कुल ये भी बात सही है ना। अब हम देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या है हमारा इसमें। बोल, रो और पाई कांस्टेंट है, तो रो और पाई हमारा कांस्टेंट हो गया। अंदर बचा dx अपॉन आर स्क्वायर, जीरो से एल। अब आर जो है वो बदलना पड़ेगा किसके फॉर्म में बेटा? एल की फॉर्म में। अगर एल की फॉर्म में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आर को किसकी फॉर्म में बदलना पड़ेगा? बोल कैसे बदलूंगा? सिमेट्री, कुछ हद तक सिमेट्री पकड़ा सही। अब देख इधर, देख ध्यान से। ये देख, मान ले मैंने, अबे ये क्या होगा, ये एक लाइन ऐसे खींची, ये एंगल बना थीटा। ओके, ठीक है, क्लियर। अब मुझको बता ये डिस्टेंस तू क्या लिख सकता है? बोल क्या लिख सकता है इस डिस्टेंस? छोटा, छोटा आर माइनस बड़ा आर, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या लिखेगा? छोटा आर माइनस बड़ा आर। तो इसको लिखा तूने छोटा आर माइनस बड़ा आर, ये एक्स है। ठीक है, ऐसे ही तू बोल यहां पर ये वाली डिस्टेंस क्या लिखेगा? ये वाली टू आर माइनस। ओके, क्लियर। यानी ये क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी तेरे। ठीक है, तो क्या आ गई? आर। अब टेंजेंट थीटा को तू दोनों ट्रायंगल से पकड़ सकता है। पहले ट्रायंगल से क्या होगा? बोल बोल, आर माइनस आर बाई एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और दूसरे ट्रायंगल में बोल आर बाई एल। अरे ये तो एल है ही ना भाई, क्या लिख सकता है? आर बाई। आ गया तेरा रिलेशन किसका? छोटे आर का और एक्स का। ठीक है, हमको यहाँ पर डीएक्स के साथ एक्स ही तो चाहिए। ठीक है, तो बता छोटे आर का क्या रिलेशन बन जाएगा? जल्दी से बता, बोल जल्दी बोल। आर माइनस आर बराबर हो गया किसके? आर बाई एल इंटू एक्स के। यानी आर बराबर हो गया आर प्लस आर बाई एल इंटू एक्स। आ गई बात समझ में? अरे हाँ ना, बोल। अब ये वैल्यू यहां रख दे और इसका इंटीग्रेशन कर दे। आर इज इक्वल टू रो बाई पाई डी एक्स, और नीचे क्या आना चाहिए? बोल आर प्लस आर बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ओके क्या? अब इसका इंटीग्रेशन बोल क्या होगा? वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स। क्लियर बेटा? ठीक है, चल कर इंटीग्रेशन कर, बता। इंटीग्रेशन लिमिट, मैथमेटिक्स वाले इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो। नहीं पढ़ा अभी? चल, माइनस वन बाई एक्स आएगा। देख इधर ध्यान से, रो बाई पाई, माइनस को बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन हो गया इसका वन अपॉन आर प्लस आर बाई एल, एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये एक्स यहां तक आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन और करना पड़ेगा एक बार, और उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आर इंटू आर बाई आर प्लस आर बाई एल इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन बोल क्या होगा? क्या होगा? आर बाई एल। उससे डिवाइड होगा तो इसको उल्टा लिख दे। क्या लिख देगा? एल बाई एक्स। क्या लिख देगा? बोल एल बाई आर, सॉरी क्या लिख देगा? एल बाई आर। तो ये मल्टीप्लाई हो गया किससे? एल बाई आर से। एल बाई आर से मल्टीप्लाई, और इस पर लिमिट है जीरो से एल। यही है बेटा, क्लियर। अब एल बाई आर तो कांस्टेंट है, बाहर पटक सकते हैं उसको। तो हमारे पास रेजिस्टेंस ये हो गया आर इज इक्वल टू, अब ये आर इधर और इधर वाला अलग अलग है, ये रेजिस्टेंस है बेसिकली। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको चाहे तो आर ई एस से लिख लेना, वरना कहेगा ये कट ही जाएगा। ओके, बोल क्या हुआ? जल्दी बता। माइनस का रो बाई पाई इंटू एल बाई आर, और लिमिट लगेगी किस पर? इस पर। ओके, तो पहले लिमिट लगा दे, तो क्या होगा? वन बाई आर प्लस आर बाई एल इंटू एल, ये पहला आया, माइनस वन बाई आर, क्योंकि ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा ये। ओके, ये हमारी लिमिट भी अप्लाई होगी। क्लियर? क्या बना? बोल यहाँ पर ये एल से एल कट गया, ये टू आर बन गया। ठीक है, वन बाई टू आर माइनस, माइनस से चाहे तो उसको उल्टे लिख ले। ठीक है, तो ये क्या बन गया? देख, आर ई एस इज इक्वल टू पी बाई रो बाई पाई एल बाई आर
और यहां पर क्या लिख सकते हैं बोल, ये 1/r माइनस 1/2r लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा बोल, 1/2r आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2r। ओके, यानी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रो एल अपॉन 2πr²। ये हमारा फाइनल। ओके, आ गई बात समझ में। नीट में आ सकता है, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में इसको याद रखना होगा। आ गया क्या बात समझ में। बोर्ड में अगर उसको बहुत सारे बच्चों के विकेट लेने होंगे, एक ही डिलीवरी पे अगर बहुत सारे बच्चों के विकेट निकालने हो तो बोर्ड में भी डाल देगा। ठीक है, कि अगर 100, 150, 200, 250, 300, 2-3 हजार बच्चों के विकेट एक ही गेंद पर निकालने, डाल दो बोर्ड में 5 नंबर का ये। ठीक है, करना इसको घर पे, R1 और R2 के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करना। अभी तो R और 2R दे दिया मैंने, एक तरफ R1 एक तरफ R2, स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालना वो क्या आता है। हो गया। अरे बोल, हो गया क्या। डन। दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, एक है रेजिस्टेंस, एक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की। रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, किसी मटेरियल के यूनिट लेंथ, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के वायर क्या जो रेजिस्टेंस है उसी को हमने क्या कहा बेटा, रेजिस्टिविटी। क्या यहां तक क्लियर बेटा। चल देख, अब आगे इधर ध्यान से, हमने कहा कि जो अच्छा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी रेजिस्टेंस कम होगा। अरे सही ना। तो जो अच्छे कंडक्टर मटेरियल है उनका रेजिस्टेंस और उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर बेटा। रादर अगर हम और टेक्निकली करेक्ट कहें तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, करेगा ना बेटा। ठीक है, ओके। हो सकता है एक छोटा सा पतला सा वायर हो लोहे का और बड़ा सा मोटा सा कॉपर का वायर हो, और लोहे के वायर की रेजिस्टेंस ज्यादा हो किससे बेटा, कॉपर के वायर से। या कॉपर वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो किससे, लोहे से। इस पर डिपेंड कर रहा है फिजिकल टाइप। लेकिन रेजिस्टिविटी श्योरली किसकी ज्यादा होगी बेटा, लोहे की ज्यादा होगी, कॉपर की क्या होगी, कम। क्योंकि जो अच्छे कंडक्टर है उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। रेजिस्टिविटी कम है तो फॉर दी सेम फिजिकल डायमेंशन उनका रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, कम आएगा। आ गई बात समझ में। तो ये ध्यान से लिख दे एक नोट लगाकर, गुड कंडक्टर्स हैज लो रेजिस्टिविटी।
जनरली हमारे मेटल जो होते हैं उनको हम क्या मानते हैं, गुड कंडक्टर्स मानते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, so they have लो रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मेटल्स की रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻8 का। क्या होता है बेटा, 10⁻⁻8 का। अब जो इंसुलेटर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, वेरी हाई, क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अगर हम इंसुलेटर्स के लिए लिखें, इंसुलेटर्स क्या होनी चाहिए, इनकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁸ का। किसका होता है, 10⁻⁸। ठीक है बेटा। इनके बीच में एक और मटेरियल आते हैं सेमीकंडक्टर, जिनका 10⁵ के आसपास के ऑर्डर का होता है, ना ज्यादा कम होता है ना ज्यादा हाई होता है। ठीक है। क्या सारे मेटल्स का सेम होगी रेजिस्टिविटी, नहीं। जितना अच्छा कंडक्टर उतनी कम रेजिस्टिविटी। जैसे अच्छा कंडक्टर हम किसको मानते हैं सबसे बढ़िया, बोलो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, प्लेटिनम हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, उसका नहीं। ठीक है, सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, तो कौन है बेस्ट कंडक्टर बेटा, सिल्वर। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद कॉपर। ठीक है, कॉपर के बाद सोन। ओके, एल्यूमिनियम आता है नेक्स्ट। वैसे ये हमारे बेसिकली गुड कंडक्टर्स हैं। यूजुअली सारे मेटल्स की कंडक्टिविटी लो, रेजिस्टिविटी लो होती है, इसलिए सारे ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई, बोल हाँ ना। चल अब देख इस पर एक छोटा सा सवाल। दो वायर हैं, सेम लेंथ है दोनों की, एक कॉपर से बना है एक आयरन से बना है, और हमसे कहा कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो अगर, तो कौन सा वायर मोटा होना चाहिए, थिकर कौन सा होना चाहिए। आयरन का मोटा होगा क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है, सही जाता है। आयरन का मोटा होगा सर। होना चाहिए का फिजिक्स में कोई सवाल नहीं। ठीक है, होना चाहिए का कोई सवाल नहीं होता फिजिक्स में, या तो होता है या नहीं होता है। देख तरीका इधर ध्यान से सुन। मान लिया ये हमारे पास कॉपर का वायर है, लेंथ है एल। मान लिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए सी मान लिया, इसकी रेजिस्टिविटी हमने रो सी मान ली। दूसरा वायर हमारे पास किसका है, आयरन का, लेंथ इसकी भी एल है क्योंकि हमें दिया हुआ। ओके, इसकी रेजिस्टिविटी रो आई है,
और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए आई। दोनों का रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी आर इसके लिए हम लिखेंगे रो सी, और क्या बेटा एल बाई ए सी, यही होगा। इजिकल टू होना चाहिए रो आई एल बाई ए आई होना चाहिए। क्या एल से एल कट गया, यानी हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन होना चाहिए, रो सी अपॉन ए सी शुड बी इक्वल टू रो आई अपॉन ए आई। अब बता रो सी बड़ा है कि रो आई बड़ा है? रो आई बड़ा है तो उसके नीचे वाली वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, तभी बराबर आएगा। तो बताए क्या बड़ा आया? आया, ठीक है, क्योंकि हमने लिखा रो आई इज ग्रेटर देन रो सी है, तो ए आई शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। यानी मोटेला वायर कौन सा होना चाहिए? आ गई बात समझ में? ये सवाल प्रूव करने के लिए आया था सीबीएसई में एक साथ, ठीक है, मैंने तो इसको ऑब्जेक्टिव टाइप बना दिया। उसमें ये था कि प्रूव दैट दी आयरन वायर विल बी थिकर, तो आपको ऐसे करके दिखाना है। राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता, मना कर देगा क्या वो, यार सीबीएसई का सवाल है नहीं देगा। सवाल तो रिपीट होते हैं, कोई इधर आता है तो उधर आ जाता है, कोई इधर। पेपर अमेरिका से बन के आते हैं। नहीं, हम हमारे पेपर बनाते हैं क्योंकि बोर्ड से ज्यादा अच्छे होते हैं। लिख लिया क्या? तो कौन सा वायर थिकर होगा? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन? नंबर 2 ऑप्शन। हो गया? चल आगे देख। हाँ बिल्कुल सही है। अब देख इधर ध्यान से, रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस रेजिस्टेंस की समझी, क्या है बेटा? ऑब्स्ट्रक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है बेटा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को हम क्या पॉजिटिव प्रॉपर्टी माने या नेगेटिव प्रॉपर्टी? नेगेटिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रोक रही है करंट के फ्लो को, यानी कैसी प्रॉपर्टी है? नेगेटिव प्रॉपर्टी। अब नेगेटिव प्रॉपर्टी है तो क्या ये हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस है या इसका कोई यूज है? बोल। नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये हमारे लिए काम की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, एसी को कंट्रोल करने के हम और भी कई तरीके देखेंगे, लेकिन डीसी को कंट्रोल करने का हमारा तरीका एकमात्र क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस। जैसे मान ले किसी वायर के अंदर हमारे पास जो करंट है, कोई बैटरी है, सपोज वो बैटरी हमको करंट देती है कितना बेटा? 10 एम्पियर का। कितने का? 10 है। और हमको अपना फोन इससे चार्ज करना, हमारे फोन को चाहिए कितनी? 2 एम्पियर। अगर हम डायरेक्टली फोन इससे जोड़ देंगे तो 10 एम्पियर की करंट जाती है, हमारा फोन क्या हो जाएगा? खराब। तो हम क्या करेंगे? सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारी करंट जो हो वो क्या हो जाए बेटा? कम हो जाए। ठीक है, तो हम इस सर्किट में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करेंगे। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमारे लिए यूजफुल प्रॉपर्टी। बहुत सारे ट्रांसफार्मर एक अलग चीज है, वो एसी पे काम करता है। एसी को कंट्रोल करने के और भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं। डीसी को कंट्रोल करने का एकमात्र तरीका होता है क्या बेटा? रेजिस्टेंस। डीसी को कम या ज्यादा करना है तो विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ाते हैं, करंट कम हो जाती है। रेजिस्टेंस सर्किट का कम करते हैं, करंट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर बेटा? फॉर दी सेम वोल्टेज। तो नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी ये ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे लिए यूजफुल। जैसे हमने 11th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ा था कि फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमारे लिए काम की। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल ही ना पाए। तो फ्रिक्शन को हमने कहा था नेसेसरी इविल है। क्या है? नेसेसरी इविल। ओके, तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि ये नेगेटिव प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी हमारे काम की। लेकिन प्रॉपर्टी तो नेगेटिव है, कुछ लोगों को नेगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने कहा कि हम कंडक्टर को कह रहे हैं अच्छे कंडक्टर हैं क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, यानी हम किसी बच्चे को कह रहे हैं ये अच्छा बच्चा है क्योंकि ये बदमाशी कम करता है। ठीक है, क्योंकि ये बदमाशी कम। इसके बजाय ये कहो कि ये अच्छा बच्चा है क्योंकि ये अच्छे काम ज्यादा करता है।
तो रेजिस्टेंस का उल्टा हमने एक प्रॉपर्टी बनाई जिसको नाम दिया कंडक्टिविटी। क्या नाम दिया? कंडक्टिविटी। ओके, एग्जैक्टली अपोजिट है किसकी? रेजिस्टेंस की। ठीक है, पॉजिटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया भाई। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज्यादा, वो अच्छा कंडक्टर है। तो हम कंडक्टर को अब ऐसे नहीं कहेंगे कि कंडक्टर इसलिए अच्छा कंडक्टर है कि उसका रेजिस्टेंस कम, हम कहेंगे कंडक्टर इसलिए अच्छा कंडक्टर है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो बोल रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हुआ बेटा? ठीक है, ओके, ठीक है, कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस क्या होगा? कंडक्ट। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी। तो दोनों को उल्टा करके हम दो प्रॉपर्टी बनाएंगे। रेजिस्टेंस के उल्टे को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी के उल्टे को क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ओके, तो ये दोनों चीज लिख ले। पहला क्या बोल? कंडक्टेंस। क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको जर्नली जी से लिखते हैं, कुछ लोग इसको के से लिख लेते हैं केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली। ठीक है, क्या होता है बोल? 1/r। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? उल्टी, ओम का उल्टा यानी ओम-1। अब ओम-1 को जिस दिन लिख रहे थे उस दिन उस आदमी का मजाक करने का मूड था, तो उसने ओम को कहा उल्टा ही तो करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तू ओम-1 लिख के आएगी तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या लिखने लग गया बेटा? ओम-1 तो है ही, या इसको क्या कह देते हैं बेटा? मो। क्या कह देते हैं? मो। ठीक है, ओम के नाम को उल्टा लिख दिया। और जिनके नाम पर जो था उसके नाम पर इसको सीमेंस भी कहते हैं। तो 3 नाम है। ओके, फिर दूसरा क्या है? कंडक्टिविटी, या इसका दूसरा नाम क्या? कंडक्टेंस। क्या होगा? किसका उल्टा होगा बेटा? रेजिस्टिविटी का। और इसका लेटर फिक्स है, इसको लिखते हैं सिग्मा से। किससे बेटा? सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। यूनिट क्या होगी इसकी? रो की उल्टी, रो की क्या होती थी? ओम मीटर। ओम को उल्टा कर दे। ठीक है, ओम को उल्टा करके मो लिख दे। ओके, ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? कंडक्टर की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। क्या ये भी बात समझ में आ गई? चल अब आगे देख, इधर ध्यान से सुन। नोट लगा लेना इस पर भी ताकि ये ध्यान रहे। इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और प्रिसाइसली कहें तो एक्चुअल में ये टेंसर क्वांटिटी होती है। ठीक है, हाँ, टेंसर क्वांटिटी अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग, अरे सुन लो, टेंसर क्वांटिटीज के बारे में अभी आपको दिमाग नहीं लगाना। 11th क्लास में आप या 12th क्लास तक आप ये मान सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है। आगे हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज पढ़ेंगे जिनमें डायरेक्शन होगी बट दे विल नॉट फॉलो वेक्टर रूल। ठीक है, वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ऐसी क्वांटिटीज को जिनमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट तो होती है बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल, उनको हम क्या कहते हैं? टेंसर कहते हैं। एक ऐसी क्वांटिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायरेक्शन पे डिपेंड करता था, हर एक्सिस के लिए सेम नहीं आ रहा था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ओके,
लेकिन ऐड जब होता था तो स्केलर की तरह से होता था, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटी क्या हो जाती है, टेंसर। तो ये भी करंट भी एक तरीके से टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन अभी हमारे लिए सिर्फ क्या रहेगी, स्केलर। क्यों रहेगी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो रूल ऑफ, इट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कहा हम इसको ऐसे समझते हैं, देख मान ले ये एक वायर है, मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है, ये एक वायर है और यहां पर हमारे पास एक दूसरा तीसरा वायर है। इधर से बोल 4 एम्पियर की करंट आई, इधर से 3 एम्पियर की करंट आई, यहाँ कितनी करंट होगी, 7 एम्पियर होगी। सब समझते हैं ये चीज की जुड़ जाती करंट, ठीक है। ये एंगल था 90 डिग्री, तब भी 7 एम्पियर थी, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे कर दूं, ये हमारा 4 एम्पियर आया, ये हमारा क्या आया बेटा 3 एम्पियर, और ये हमारा वायर है, तो भी क्या होगी 7 एम्पियर होगी क्या। जबकि वेक्टर में तो ऐसा नहीं होता, 4 न्यूटन का फोर्स लगता है, 3 न्यूटन का फोर्स लगता है, 90 डिग्री पे लगता तो 5 आता, किसी और एंगल पे लगता तो कुछ और आता। तो इट इज नॉट फॉलोइंग दी रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन, दो इट हैज डायरेक्शन। हम कहेंगे करंट इस डायरेक्शन में, करंट इस डायरेक्शन में, करंट इज, करंट की डायरेक्शन की हम बार बार बात करेंगे कि करंट इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये, लेकिन तो भी हम करंट को वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानेंगे, हम कैसी क्वांटिटी मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या यहां तक ये चीज क्लियर बेटा, अरे हाँ ना बोल, चल। इसके बाद ना कैपेसिटेंस का टेस्ट है, कैपेसिटर्स का देना है, चाहे नंबर आए 00, ठीक है, तो भी देना है, ठीक है, और प्रसाद भी लेके जाना है उसके बाद। हाँ, 16 में से जितने कम नंबर आए उतने डंडे, वो प्रसाद ठीक है। 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, 16 इज दी रेस्पेक्टिव, 100 मार्क्स का। 60 से कम अगर नंबर, 50 से कम अगर नंबर आएंगे तो हर 10 नंबर के लिए एक डंडा पड़ेगा, ठीक है। चल इधर देख ध्यान से, क्या 49 वालों के 6 डंडे पड़ेंगे, ठीक है। इतना पास जाके भी 50 नहीं किया, ठीक है। चल देख इधर ध्यान से, समझ में आ गया। अब दूसरी बात ध्यान से सुन, कि हमने कहा मान ले ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने बैटरी से जोड़ दिया, बोल इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो सारे इलेक्ट्रॉन तेरे इधर मूव कर रहे होंगे ऐसे, अरे बोल क्लियर। जबकि हम बचपन से ही करंट की डायरेक्शन ऐसे बनाते आए, ठीक है, क्लियर। तो याद रख कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू किधर जाता है, पॉजिटिव, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा हम किधर लेते हैं बेटा, पॉजिटिव टू। बहुत सीधा सा इसका रीजन है कि हम हमेशा ये मानते हैं हर चीजें हाई से लो की तरफ जाती है, ठीक है बेटा। तो ये कन्वेंशन हमने यहाँ भी क्या किया, मेंटेन किया। हमने माना कि करंट हमेशा किधर फ्लो होती है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो फ्लो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जो कि किधर से किधर जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव से किधर जा रहा है, पॉजिटिव। लेकिन करंट की डायरेक्शन हम किधर से किधर बनाएंगे बेटा, एक्चुअल में हम ये मानेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज को तू इधर मूव करता हुआ मान ले सेम वेलोसिटी से, ओके क्लियर। कंडक्टर में कभी कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, ठीक है। बाकी जब हम करंट फ्लो कराते हैं किसी के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों मूव करते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं, होल्स भी चलते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज सीट होती है, अभी भूल जा, अभी आगे आएगा सेमीकंडक्टर। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास होते हैं जिसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, लेकिन कंडक्टर में चार्ज कैरियर हमेशा कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन, जो कि हमेशा किधर से किधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन हम ऐसा मानेंगे कि करंट किधर से किधर फ्लो कर रही है बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, और हम ये मान लेंगे कि हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है किससे किसकी तरफ, ठीक है। ऐसा हम पहले भी कर चुके, जब हमने अर्थिंग पढ़ी थी, ये पढ़ी थी, हमने कहा था इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, ये अर्थ में चला गया, ठीक है। क्या पॉजिटिव चार्ज कोई अर्थ में गया था क्या, ना,
यहां से इलेक्ट्रॉन आए थे और इसको क्या कर दिया था, न्यूट्रल कर दिया था। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, तो याद रख, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो लिख ले नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, और उसमें लिख कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, conventional direction of current flow is always taken from, conventional direction of current flow is always taken from positive to negative, that is high potential to low potential, that is high potential to low potential। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? फुल स्टॉप। actually in conductors, actually in conductors electron flows from, electron flows from नेगेटिव टू पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिख दे एलपी टू एचपी, ब्रैकेट में लिख दे एलपी टू एचपी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ठीक है, वी अज्यूम, वी अज्यूम फ्लो ऑफ, फ्लो ऑफ हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज, हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, फ्रॉम HP to LP, high potential from HP to LP। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर नहीं है, क्या है, हाई पोटेंशियल टू। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देख इधर ध्यान से, अगली एक और चीज, बहुत जरूरी चीज हम समझने जा रहे हैं। करंट को हमने कहा करंट टू तो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बेटा, डज नॉट फॉलो दी वेक्टर सम। ठीक है, अब देख इधर ध्यान से, मान ले यहां मेरे पास एक वायर है ऐसा, पहले समझ ले फिर। यहां से मान ले आई करंट इसमें एंटर करती है, तो बोल इधर से कितनी बाहर निकलेगी, निकलेगी। तो करंट नहीं बदली, आई करंट ही बाहर यहां से निकली। ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल गया मेरा, बदल गया, करंट बदली नहीं। क्या बदला, कुछ तो बदलना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल गया। ठीक है, यहां पर अगर तू सोचे, मान ले ये जो आई करंट बनाने के लिए तेरे को रिक्वायर्ड थे कितने बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, कितने, 100। तो वो 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर सारे इस एरिया में होंगे, होंगे, और यहां पर वो इतने बड़े एरिया में फैले हुए होंगे। क्लियर? तो यहां पर ये जो करंट है ये इतने से एरिया में समटी हुई थी, यहां पर ये इतने बड़े एरिया में आ गई। ओके, इन इस डिफरेंस को समझने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी बनाई जिसको हमने नाम दिया करंट डेंसिटी। क्या नाम दिया? बोल क्या होनी चाहिए करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया। बात समझ में आ गई? क्या है? करंट पर यूनिट एरिया। क्लियर बेटा? इसको हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी। ओके, अब देख करंट का फ्लो हमने एरिया के परपेंडिकुलर लिया, लिया। ठीक है, अगर ये टेढ़ा रखा होगा तो हमें वही एरिया लेना होगा जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं ये करके। ठीक, तो ये हमारे लिए हो गई करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी कैसी बनी? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी बनी? ओके, तो करंट से जुड़ी हुई, करंट खुद तो स्केलर है, लेकिन करंट से जुड़ी हुई एक क्वांटिटी है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो यहां और यहां में करंट नहीं बदलेगी, हम कहेंगे क्या बदल गया? करंट डेंसिटी बदल गई। क्या बदल गई? करंट डेंसिटी। क्लियर बेटा? तो हेडिंग लगा करंट डेंसिटी। क्या? करंट डेंसिटी। क्या होगी करंट डेंसिटी की डेफिनेशन? द करंट per unit area placed perpendicular to the direction of current flow is called current density. Okay,
जे क्या होगा, दी करंट थ्रू पर यूनिट एरिया, बस थोड़ा सा है, 1 मिनट, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बोल, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ये मेरा एरिया है, ये मेरी करंट है, मान ले आई करंट है, ये एरिया ए है, करंट फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो बोल जे क्या होना चाहिए, बोल आई बाई ए। अरे यही होना चाहिए, ए एरिया से कितनी करंट आई तो यूनिट एरिया से कितनी करंट बेटा, आई बाई ए। यूनिट बोल दे इसकी, फटाफट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। डिमेंशन बोल दे क्या आ जाएगी इसकी, ए टी और एल माइनस टी। ओके क्लियर बेटा, ए टी, क्या आएगा, हाँ क्या आएगा, ए एल माइनस। ओके क्या, अरे क्लियर। अब देख इधर ध्यान से, नेक्स्ट चीज, मान ले ये हमारा करंट है आई और एरिया ऐसे रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, एंगल, इसका एरिया वेक्टर बनाया, ये इसको कहा ये थीटा है, तो हमारे पास दो एरिया हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एरिया कौन सा बनेगा, ए कॉस थीटा, है ना। ये एरिया कौन सा बनेगा बेटा, ए साइन थीटा। क्लियर, तो हमारे लिए जे बराबर हो जाएगा किसके बेटा, आई बाई ए कॉस थीटा, यही होगा बेटा। अबे ये वहां पर भी बताया था फ्लक्स में, फिर से वही चीज, ठीक है, कि इसके कंपोनेंट बनाएगा, इसका एक कंपोनेंट तेरा यहां आएगा जो कि ए कॉस थीटा होगा। अगर एरिया वेक्टर ऐसे है तो एरिया तेरा ऐसे होगा। ओके, तो जो परपेंडिकुलर एरिया है वो कौन सा है, ए कॉस थीटा। क्लियर बेटा, इसके बेसिस पर तू ये लिख सकता है आई बराबर किसके बेटा, जे ए कॉस थीटा। आ गई बात समझ में, जे बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, तो आई बराबर होना चाहिए किसके, बोल जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर होना चाहिए क्या, अरे क्लियर। और लास्ट चीज, अगर मान ले तेरे करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, मान ले ये हमारा एरिया है, इससे करंट फ्लो हो रही है, कहीं ज्यादा है करंट कहीं कम है, तो हम क्या लिखेंगे, बोल आई बराबर होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए कॉस थीटा। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये यूं क्यों फ्लक्स से उठाए फॉर्मूले। क्लियर, चल आज के लिए इतना ही। जे इज नॉट यूनिफॉर्म। हेलो, क्लियर।